सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ एक नई क्लास के साथ। और मैं गौरव आप सभी का तहे दिल से वेलकम करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अभी हिस्ट्री का सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जो है रेगुलर जो क्लासेस है लेके आ रहे हैं। रेगुलर क्लासेस जो है लेके आ रहे हैं और हम लोग जो है रेगुलर अपनी क्लास जो है चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चैप्टर 4 है आज का हम कवर कराने वाले हैं। और हम जानेंगे कब्रों और किताबों के बारे में कि हमें कब्रों और किताबों से क्या जो है सीखने को मिलता है, क्या नई चीज़ हम जो है उससे ले सकते हैं। जो जैसे हमने पाषाण काल की, पूरा पाषाण काल की और जो नव पाषाण काल की जो बात की, या पुराने जो लोग थे 2000 3000 साल पहले, 4000 साल पहले, 5000 साल पहले जो लोग थे वो किस तरीके से अपना कल्चर निभाते थे, किस तरीके से अपने कल्चर को कह सकते हो आप कि जिस तरीके से हम आज के जो टाइम में अपने कल्चर को लेके चलते हैं, वो अपने कल्चर को किस तरीके से लेके चलते थे, किस तरीके से उनका समाज था, और उसके बारे में जो है हम लोग पूरी जानने की कोशिश करेंगे। किसके थ्रू? कब्रों और किताबों के थ्रू। सो जो ये टॉपिक होने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग क्लास को देखते हैं तो क्लास के बाद आप टेलीग्राम पे जाकर ना पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लिया कीजिए। क्योंकि अगर पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लेंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, आपको क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको वहाँ पीडीएफ के रूप में हम लोग डाल देते हैं। आज जैसे चैप्टर हमने पढ़ाया तो कल हम वो पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और इसके साथ साथ अपना ऐसे ही अपना प्यार देते रहें और हम लोगों का सहयोग करें, ताकि आप और हम एक साथ मिलके नई नई चीज़ें जो है सीख सकें। ठीक है, अभी जो ये हिस्ट्री की बुक अभी जो खत्म करेंगे हम 6th क्लास की, उसके बाद 7th क्लास की जो है पॉलिटी, ज्योग्राफी और फिर हिस्ट्री को हम कवर कराएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वैसे आज का जो टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इसको सहयोग करेंगे, आप देखेंगे और सीखेंगे नई नई चीज़ों को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। किताबों और कब्रों से हमें क्या सीखने को मिलता है? ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी हमारे रचयिता थे, जो हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने पुरानी पुरानी जो किताबें जो है लिखी हैं, ठीक है, वैसे ही वेद हुआ करते थे, है ना। तो जैसे हम वेदों के बारे में बात करें तो कितने तरीके के, कितने टाइप्स के वेद हैं? तो हमारे पास जो है 4 प्रकार के वेद हैं। ठीक है, तो कौन कौन से 4 प्रकार के वेद? तो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। इन जो है इन जो 4 वेद हैं, इन 4 वेदों में से जो सबसे पुराना जो वेद है ना, वो ऋग्वेद को माना जाता है। ठीक है, ऋग्वेद को माना जाता है। और इसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। और जैसा हमने अब पिछली क्लास में भी बात किया था ऋग्वेद के बारे में, कुछ 2-4 हिंट मैंने आपको दिए थे। अच्छा, इसकी खासियत क्या है? इसमें 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। क्या है? 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। इन प्रार्थनाओं को हम लोग सूक्त कहते हैं। क्या बोलते हैं? सूक्त। इन प्रार्थनाओं को हम लोग सूक्त कहते हैं। अच्छा, सूक्त का मतलब क्या होता है? ये जो सूक्त है, इस सूक्त का क्या मतलब है? सूक्त का मतलब होता है कि अच्छी तरह से बोला गया। आपको शायद आपको पता होगा इसके बारे में, थोड़ी जानकारी तो होगी। क्योंकि जो ये सूक्त होते थे वो विभिन्न देवी देवताओं की आप कहोगे जो स्तुति होती थी ना, उस स्तुति के लिए जो है, इन देवी देवताओं की स्तुति के लिए सूक्त को बनाया गया था। इन सूक्त को बोला जाता था। ठीक है, उस समय के जो 3 सबसे महत्वपूर्ण देवता माने गए हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि, इंद्र व सोम। अग्नि जो थे, अग्नि वो आग के देवता माने गए हैं। ठीक है, इंद्र जो है वो युद्ध के देवता माने गए हैं। और जो सोम है, सोम जो था वो एक प्रकार का पौधा है। ठीक है, जिससे खास तरीके का पेय बनाया जाता था। जैसे आपने सोमरस के बारे में सुना होगा, है ना। तो इसी सोम पौधे से वो सोमरस बनाया जाता था। कहने का मतलब है, जैसे
कई चीजें तो हम लोग फिल्मों में भी देख लेते हैं ना, जैसे सोमरस है। आप लोग अगर चित्रगुप्त की और यमराज की अगर फिल्मों को देखो, और जिसमें चित्रगुप्त और यमराज अपना रोल निभाते हैं, उस तरीके की फिल्मों को आप देखोगे तो एक दो फिल्में ऐसी हैं जिनमें इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि अग्नि देवता, इंद्र देवता और सोम देवता, ये तीन जो देवता थे प्रमुख देवता थे, ठीक है। उसके बाद ऋग्वेद की जो भाषा है ना वो प्राक संस्कृत थी, जिसे हम वैदिक संस्कृत भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम वैदिक संस्कृत भी कहते हैं। खास बात क्या थी ऋग्वेद की? ऋग्वेद की खास बात यह थी कि ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, ठीक है, और उसको श्रवण किया जाता था, ठीक है, उच्चारण किया जाता था और उसको याद किया जाता, श्रवण किया जाता था, और इसको पढ़ा नहीं जाता था क्योंकि ये लिखित में नहीं था। जैसे गुरुजी बैठे हुए हैं और गुरुजी जो है पढ़ा रहे हैं, गुरुजी जो चीजें हैं वो कंठस्थ करा रहे हैं, याद करा रहे हैं, तो वो जो चीजें थी ना वो सुन के और उन चीजों को जो है उनको याद किया जाता था, ठीक है। और जो था लगभग इसे जो छापना था ना, इसे छापने वाली अगर बात है ऋग्वेद को, तो ऋग्वेद की जो छपाई थी वो लगभग 200 साल पहले ही हुई है, ठीक है। अच्छा, इतिहासकारों को, जैसे इतिहासकार है वैसे पुरातत्विद हैं, है ना। तो जैसे मान लीजिए आप जैसे पुरातत्विद हैं वैसे ही इतिहासकार होते हैं, और इतिहासकार भी जो है उनका भी यही काम है कि वो अतीत की चीजों को, उनकी जानकारियां उनसे इकट्ठी करते हैं। लेकिन सिर्फ वो लिखित में ही वो जानकारी इकट्ठी नहीं करते हैं, लिखित के अलावा जो है वो भौतिक अवशेषों का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि उसके बारे में अच्छे से और सही से जो जानकारी उनको मिल सके, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप देखेंगे कि जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद की जो एक पांडुलिपि है, पांडुलिपि मिली थी, जो भुर्ज नामक वृक्ष, जो हमने बताया था कि जो भुर्ज नामक जो वृक्ष है उसकी छाल से भोजपत्र बनाया जाता है, उस भोजपत्र पे लिखी हुई ये पांडुलिपि मिली थी ऋग्वेद की। और ये जो ऋग्वेद है ना वो जो ये पांडुलिपि मिली थी, वो पांडुलिपि जो है जम्मू कश्मीर से मिली थी, ठीक है। कहां से मिली थी? कश्मीर में पाई गई थी, ठीक है। तो आप देखेंगे कि लगभग 150 साल पहले, लगभग 150 साल पहले जो था, इसको पहली बार जो है इसका छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। अच्छा, उस जो पांडुलिपि जो मिली थी ना उसमें खास बात क्या थी? उस पांडुलिपि में खास बात क्या थी? उसमें जो है विश्वामित्र जो थे, जो ऋषि विश्वामित्र थे, उनकी और दो नदियों की, व्यास और सतलुज के वार्तालाप की बात की गई थी, ठीक है। जो वो पांडुलिपि मिली थी ना उनमें ऋषि मुनि विश्वामित्र और व्यास और सतलुज नदियों की जो है बातचीत के बारे में जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? किस तरीके से? मान लीजिए कि अगर कोई रास्ता अगर नहीं मिलता है, मान लीजिए अगर रास्ता नहीं मिलता है तो रास्ता किस तरीके से ऋषि मुनि आग्रह करते हैं कि भाई नदियों, हे नदियों, मुझे जो है रास्ता दो, मुझे जाने के लिए रास्ता दो। और नदियां मान लीजिए कल कल करके बह रही हैं, तो हो सकता है कि ये नदियां वहीं की हैं, मान लीजिए जो पहाड़ी इलाकों से, जहां से नदी तेजी से चल रही है, बह रही है, तो जो ये वार्तालाप है उन पहाड़ी इलाकों की ही मानी जा सकती है कि वहां पे वार्तालाप उनसे हुई थी। तो वही चीज पांडुलिपि में जो आप देखेंगे जो पांडुलिपि थी, और पांडुलिपि में वो चीज जो है डाली गई। अच्छा, आप देखोगे कि जो इस पांडुलिपि से ना अंग्रेजी में अनुवाद भी किया गया था, ठीक है। और जो वो अनुवाद है वो महाराष्ट्र के जो है आप देखोगे कि जो महाराष्ट्र का जो पुणे शहर है ना, उस पुणे शहर के पुस्तकालय में रखा गया है उस पांडुलिपि को, ठीक है। ऋग्वेद की जो प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों के बारे में भी बात की गई थी, जिसमें जैसे सरस्वती हो गई, सिंधु हो गई, और उसकी जो सहायक जो नदियां हैं उनके बारे में बात हुई है। गंगा और यमुना का भी जो नाम है एक एक बार आया है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो ऋग्वेद है वो कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब हम बात करने वाले हैं वो जैसे उस समय के जो ऋग्वेद से अभी हम और जानकारी मिलती है कि ऋग्वेद में जो उस समय का जो समाज था वो किस तरीके का समाज था। क्या उस समय लड़ाइयाँ होती थी? तो जी बिल्कुल लड़ाइयाँ होती थी, ठीक है। और लड़ाइयाँ क्यों होती थी वो मैं बताता हूँ आपको कि ऋग्वेद में जैसे मान लीजिए ना लड़ाइयाँ होती थी मवेशियों के लिए, घोड़ों के लिए, और आप देखोगे कि रथ का भी इस्तेमाल उस टाइम होता था, ठीक है। तो आप देखोगे कि उसमें जो है ना ऋग्वेद में भी इसके लिए कई प्रार्थनाएं हैं, ठीक है।
तो आप देखोगे कि आप देखोगे कि जो युद्ध होते थे, युद्ध में जो है घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, उस समय जो है आप देखोगे कि घोड़ों के लिए भी लड़ाई होती थी, घोड़ों को जीता जाता था, रथ को जीता जाता था, मवेशियों को जीता जाता था। ठीक है, जमीन के लिए लड़ाई होती थी, और खासकर उस जमीन के लिए लड़ाई होती थी जो जमीन जो है बहुत ज्यादा उपजाऊ होती थी, जिससे हमें बहुत ज्यादा चीजें जो है वो इस्तेमाल के लिए मिल सकती थी। लड़ाइयाँ पानी के लिए भी होती थी। ठीक है, और आप देखोगे कि जो लड़ाइयों में जो जीत मिलती थी, जो लड़ाइयों में जीत मिलती थी, तो जो जीते हुए जो धन का कुछ हिस्सा जो था ना, वो सरदार रख लेते थे, कुछ पुरोहितों को दान में दे दिया जाता था, और जो शेष धन था वो आम लोगों को बांट दिया जाता था। ठीक है, तो आप देखेंगे कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। आज की तरह उस समय भी इस तरीके की जो चीजें हुआ करती थी। उस समय यज्ञ भी हुआ करते थे। क्या होते थे? उस समय यज्ञ भी हुआ करते थे। यज्ञ आपने यज्ञों के बारे में भी सुना होगा, है ना। उस समय यज्ञ हुआ करते थे, और यज्ञ में देवी देवताओं के नाम से आहुतियां दी जाती थी। देवी देवताओं के नाम से आहुतियां दी जाती थी। और आप देखोगे कि जो देवी देवता थे, आप देखोगे जो देवी देवता थे उनको आहुति में क्या दिया जाता था? तो आहुति में जो घी डाला जाता था, अनाज डाला जाता, कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। ठीक है, आप देखोगे जो उस समय जो युद्ध हुआ करते थे, तो उस समय के युद्ध में जो है ना, ज्यादातर जो है पुरुष जो है भाग लिया करते थे। ठीक है, अब कुछ हम वर्गों के बारे में बात कर लेते हैं। उस समय वर्गों का भी वर्गीकरण हुआ करता था। जो जैसे मान लीजिए जो वर्ग है ना, वर्गों का भी जैसे वर्गीकरण हुआ करता था। जैसे आज के समय में भी वर्ग है, उस समय भी वर्ग हुआ करते थे। तो कौन कौन से वर्ग हुआ करते थे उस समय? कुछ जो था आप देखोगे कि लोगों का जो वर्गीकरण था वो काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर हुआ करता था। ठीक है, तो उसमें दो वर्ग जो थे ना, वो मुख्य दो वर्ग थे। एक राजा का वर्ग था, एक राजा का वर्ग था, और वह दूसरा पुरोहित का वर्ग था। एक राजा वर्ग था और दूसरा पुरोहित वर्ग था। ठीक है, ये दो खास वर्ग हुआ करते थे। एक खास बात मैं आपको बताऊं कि जो राजा जो थे ना, वो जो राजा जो हुआ करते थे, वो राजा जो थे वो आजकल के जो आप देखते ना कि कुछ साल पहले जो हम देखते हैं उस समय, जैसे मुगल वाले जो राजा थे उस तरीके के राजा नहीं हुआ करते थे। इनकी जो बड़ी राजधानी नहीं हुआ करती थी, इनके बड़े महल नहीं हुआ करते थे, और ना ही इनके पास सेना हुआ करती थी, और ना ही ये कर वसूलते थे। ठीक है, इनके मरने के बाद इनका बेटा राजा नहीं हुआ करता था। ठीक, इनकी खास बात ये थी कि जो राजा थे बहुत ही सिंपल साधारण राजा हुआ करते थे। और एक तरीके से आप कहोगे ना कि ये अपने टैलेंट के ऊपर, यानी अब जो इनके अंदर जो टैलेंट था, लड़ाई की जो क्षमता थी, और जिस तरीके से इनकी जो खासियत है, उन खासियत के ऊपर ये राजा बनते थे। इनके मरने के बाद इनका बेटा राजा नहीं होता था, वो भी अपने टैलेंट के हिसाब से ही राजा बनता था। ठीक है, अच्छा, ऋग्वेद में विश्व और जो है विश्व व जनों के नाम से भी जो है आप देखो कि समुदाय मिलते हैं। ठीक है, और इनका जो इस्तेमाल था ना, इसका इस्तेमाल जो है जो जनता, जो आम नागरिक हुआ करते थे, विश्व और जन। ठीक है, विश्व व जन नाम के जो थे दो समुदाय और देखने को मिलते हैं, जो जनता आम लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ करते थे। अच्छा, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, वो जो खुद को आर्य कहते थे, जो ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं जो दी गई हैं, जिन्होंने इसकी रचना की वो खुद को आर्य कहते थे। ठीक है, और अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। अच्छा, दस्यु कौन होते थे? दस्यु वो लोग होते थे जो यज्ञ में भाग नहीं लेते थे। वो शायद दूसरी भाषा बोलते थे, और बाद में जो है दास का मतलब जो था वो गुलाम हो गया। ठीक है, दास यानी दस्यु का मतलब जो था वो बाद में गुलाम हो गया। तो इससे हम देखते हैं कि जो चीजें आप देखोगे कि कितनी सारी चीजें जो है वो कितनी सारी चीजें जो हमें देखने को मिलती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उस समय का जो समाज था वो किस तरीके का समाज हुआ करता था। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करेंगे जो शिलाखंड थे ना, जो महापाषाणों के जो शिलाखंड थे उनके बारे में, जो शिलाखंडों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, शिलाखंड किस तरीके से बनाए जाते थे और उनकी क्या खासियतें हुआ करती थी। अच्छा, महापाषाणों के बारे में बात करते हैं। ये जो शिलाखंड थे वो महापाषाण, यानी आप देखोगे कि महापाषाण का क्या मतलब होता है।
महापाषाण का क्या मतलब होता है? महा का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, महा का मतलब होता है बड़ा और पाषाण का मतलब होता है पत्थर, ठीक है। तो महापाषाण कब्रें बनाने के लिए जो प्रथा थी, जो इसकी जो प्रथा थी लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। ये प्रथा जो है आप देखोगे कि जो दक्कन, ठीक है, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत व कश्मीर में प्रचलित थी, ठीक है। दक्कन में, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में प्रचलित थी। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों के होने का जो है प्रमाण देती हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि जो महापाषाण थी दफन करने की जगह हुआ करती थी, यानी लोगों को जो था ना, जो लोग मर जाते थे या जो लोग एक्सपायर हो जाते थे तो उनको जो है यहाँ पे दफनाया जाता था। इसकी खासियत के बारे में भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से इसकी क्या खासियत हुआ करती थी। इतना आसान नहीं था ये जो निर्माण काम था महापाषाण का ना, वो भी इतना आसान काम नहीं था। इस तरीके के महापाषाण के निर्माण हेतु कई काम करने होते थे। तो इसमें जो गड्ढे खोदा जाता था, गड्ढे खोदे जाते थे, शिलाखंडों को, जो शिलाखंड थे बड़े बड़े शिलाखंड को ढो के लाते थे एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। और आप देखेंगे कि जो बड़े पत्थरों को तराशना और जो है बड़े पत्थरों को जो है तराशा जाता था, उसके बाद जो है मरहुओं को दफनाया जाता था। इन मृतकों आप देखोगे कि जो मृतक इसमें जो दफनाए जाते थे ना, जो इसमें मृतक जो दफनाए जाते थे वो खास तरीके के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। इनको खास तरीके के बर्तनों के साथ जो है दफनाया जाता था। और क्या खासियत होती थी, जो बर्तन होते थे वो काले लाल मिट्टी के बर्तन, जिन्हें हम ब्लैक और एंड रेड वेयर कहते हैं के नाम से उनको जाना जाता था। इसके साथ आप देखोगे कि लोहे के औजार, ठीक है, इसके साथ लोहे के हथियार, घोड़ों के कंकाल, सामान, पत्थर और कुछ सोने के गहने वगैरह भी मिले हैं। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें यह पता चलता है कि लोगों की सामाजिक स्थिति कैसी थी, ठीक है। क्या समाज में आप देखोगे कि क्या समाज में असमानता थी, गरीबी थी? तो जी हाँ, बिल्कुल हमें इससे पता चलता है कि जो गरीब लोग थे इतनी सारी चीजें उनके साथ नहीं मिलती थी, ठीक है। जो लोग दफनाए जाते थे, जो गरीब थे, इतनी सारी चीजें उनके साथ नहीं मिलती थी। और खासियत ये थी कि आप देखोगे कि जो गरीब लोग थे उनके साथ जो कम चीजें मिलती थी और जो अमीर लोग थे उनके साथ ज्यादा चीजें मिलती थी। ज्यादा मोहरें मिली हैं, ज्यादा आप देखोगे कि बर्तन मिले हैं, ज्यादा आप देखोगे कि सामान ज्यादा उनके साथ मिला है ना। कुछ जो कब्रगाहें थी ना वो खास परिवारों के लिए बनाई गई थी। कुछ कब्रगाहें थी जो कब्रगाहें वो खास परिवारों के लिए बनाई गई थी, जहां पे सिर्फ उसी परिवार के सदस्यों को दफनाया जाता था, ठीक है। जहां पे जो है उसी परिवार के सिर्फ सदस्यों को दफनाया जाता था। अब हम बात करने वाले हैं इनाम गांव के बारे में। अब हम बात करेंगे इनाम गांव के बारे में। तो इनाम गांव, इनाम गांव की क्या खासियत थी? इनाम गांव का जो आप देखोगे कि एक विशिष्ट व्यक्ति के कब्र के बारे में हम लोग बात करेंगे। विशिष्ट यानी जो खास व्यक्ति होते हैं। जो इनाम गांव है ये भीमा नदी की सहायक नदी घोड़ के किनारे स्थित एक जगह है। यहाँ पर 3600 से 2700 साल पहले, यानी 3600 से 2700 साल पहले, 2700 साल पहले लोग रहते थे यहाँ। आप देखोगे कि यहाँ पर जो वयस्क थे ना, वयस्कों को जो है गड्ढों में जो है प्राय सीधा करके लिटा कर जो है दफनाया जाता था। जो सिर होता था ना, उसका सिर जो है उत्तर की तरफ से होता था। हमारे यहाँ पे भी हिंदू समाज में जैसा हमने देखा है, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है उसका सिर भी उत्तर की तरफ करके जो है उसको, उसके शरीर को, जो मृत शरीर को जो है रखा जाता है। आप लोग भी कभी जाते हैं कहीं देखने के लिए, या कहीं भगवान न करे कभी कुछ ऐसा होता है तो वहां पे जब हम लोग जाते हैं देखने के लिए ना, तो वहां पे ये चीजें जो है मैंने तो खास तौर से खैर ध्यान देता हूं मैं इन सब चीजों का कि क्या चीज किस तरीके से हो रही है।
तो वहां पे हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से जो है लोगों को किस तरीके से रखा जाता है, क्या किया जाता है। वो चीज मैंने जब देखा और वो चीजें जब हम लोगों ने पढ़ी तो देखा कि भाई किस तरीके से वो चीजें हम लोग आज भी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ वयस्कों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था और जो सिर होता था उसका उत्तर की तरफ हुआ करता था। ठीक है, तो कई बार क्या होता था कि घरों के अंदर ही लोग जो लोग जिनकी मृत्यु हो जाती थी ना, उनको घरों के अंदर ही उनको दफना दिया जाता था। ठीक है, उसके साथ बर्तन भी रखे जाते थे, उसके साथ खाने पीने की चीजें रखी जाती थी। कुछ बॉडीज के साथ जो था, कुछ शरीर के साथ, जो मृत शरीर के साथ, उसके साथ अनाज वगैरह भी रखे जाते थे और कुछ जानवरों को भी रखा जाता था। अच्छा, इनाम गांव है, इनाम गांव के जो लोगों का था वो पेशा क्या था, वो किस तरीके के काम धंधे करते थे। तो यहाँ के लोग जो थे, जैसे पुरातत्वों को ना वहां से गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, आप देखोगे तिल के बीज जो है, इस तरीके के अवशेष वहां से मिले हैं। आप देखोगे वहां से जानवरों की हड्डियां मिली हैं, और जानवरों की हड्डियों पे दांत के निशान मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो लोग जो है मांस का भी इस्तेमाल करते थे। अच्छा, इनके आप देखोगे उस समय के जो जो टाइम था ना, उस समय के टाइम, उस टाइम में आप देखोगे कि भैंस, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांबर, चितकबरा, हिरण, नेवला, चिड़िया, इस तरीके की तमाम मछली की हड्डियां, इस तरीके की तमाम जो चीजों की हड्डियां वहां से प्राप्त हुई हैं, जिससे ये पता चलता है कि आज के समय से ही मिलता जुलता समय रहा होगा। वहां से आंवले के, जामुन के, खजूर के, और कई प्रकार की जो जो रसभरियां थी ना, उस रसभरियों के जो है आप देखोगे कि वहां से वो जो चीजें हैं प्राप्त हुई हैं। ठीक है। अच्छा, अभी जो हम लोगों ने जो बात की कि कब्रें और किताबें, तो हमने जो है ऋग्वेद के बारे में बात किया, हमने 4 वेदों के बारे में बात किया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में हम लोगों ने बात किया। तो इसका बात करने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि हम जो पुराना जो समय था ना, उस समय को आज के समय से जो है कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि कितनी ज्यादा चीजें जो है सिमिलर हैं, कितनी ज्यादा चीजें जो है मिलती जुलती हैं। तो कुछ काफी चीजें जो हैं वो सिमिलर हैं, और काफी चीजें हमें जो पहले से आप देखोगे पुराने समय से सीखने को मिलती हैं। इस विषय में जो इतिहासकार और जो पुरातत्वविद है वो लगे रहते हैं, वो लोग खोज करते रहते हैं, वो नई नई चीजें ढूंढते रहते हैं। ठीक है, जिससे हमें इन सब चीजों के बारे में जानकारियां मिलती हैं। तो अभी जो ये था कब्रें किताबें, ठीक है, कब्रें और किताबों के बारे में जो है जानकारी इकट्ठी की। हम लोगों ने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा, उसके अलावा हम लोगों ने विश्वामित्र के बारे में मैंने आपको बताया कि नदियों का इसमें चर्चा हुई है, उन नदियों के बारे में मैंने आपको बताया। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से नाम गांव के बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है, हमने बात की कि किस तरीके से आप देखोगे कि किस तरीके से वहां पे युद्ध लड़े जाते थे। ठीक है, विशेषता बताने वाले जो वर्गीकरण थे, वर्गीकरण किस तरीके से हुआ हुआ करता था समाज का। ठीक है, कौन कौन से वर्ग हुआ करते थे, है ना। तो हम लोगों ने विश्व और जन के बारे में बात किया, हमने राजा और पुरोहित के बारे में बात किया। जो ये जो चीजें हैं वो और हमने बात किया महापाषाण काल के बारे में, और शिलाखंडों के बारे में हम लोगों ने बात किया कि किस तरीके से लोगों को दफनाया जाता था, किस तरीके से वो चीजें जो है हम लोगों के साथ जो है रखी जाती थी। तो आज का जो चैप्टर था वो इतना ही था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे हमें जो है पुराने समय के बारे में पता चलता है, और हम कंपेयर करके आज का समय देखते हैं तो आज का समय किस तरीके से उस समय से मिलता जुलता कुछ चीजें हमें अभी भी देखने को मिलती हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं अपने समाज में। ठीक है, अब जो है इसके बाद मैं बात करूंगा कि आप लोग जो है पीडीएफ को @GK क्लासेस फॉर प्रिपरेशन से टेलीग्राम चैनल से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से हम लोग इस चैप्टर के जो है पीडीएफ वहां पे अपलोड कर देंगे, और आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कोई भी मतलब इंसान ना, जो आपसे अच्छा नहीं कर सकता, आपसे बेहतर नहीं कर सकता, वो हमेशा आपका पैर खींचने की कोशिश करेगा। कैसे, बताता हूं मैं। जब भी आप कुछ अच्छा करने की सोचेंगे ना, और या कुछ ऐसे लोगों से जैसे आप सलाह मशवरा करना चाहेंगे, तो हमेशा आपको ऐसी राय देगा ना जिससे कि आप डीमोटिवेट हो जाओ। ठीक है, और वो काम करने का आपकी इच्छा ना करे, या आप जो भी काम कर रहे हैं वो चाहेगा कि अगर उसको लगेगा कि हाँ ये अच्छा काम है, अगर ये सफल हो गया उस काम में तो किस तरीके से मतलब हमें जो है वो चीजें तो मिली नहीं तो इसको कैसे मिल जाएंगी, इस तरीके से मतलब जलन वाली जो भावना होती है ना, इस तरीके से लोगों के अंदर है। और वो हमेशा जब भी आप अच्छा करने की कोशिश करेंगे, आप तैयारी करते रहेंगे, पढ़ते रहिए,
और अच्छा करने की कोशिश करते रहिए। इन जैसे लोगों के बातों में मत आइए जो इस तरीके से पैर खींचने वाले काम करते हैं पीछे से। सो ये इंपॉर्टेंट है कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। आपको अपना फ्यूचर खुद से बनाना है, अपने हाथों से बनाना है, अपनी मेहनत से बनाना है, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है। भाई खास तौर से मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह हूँ, ठीक है। और हमारे समाज में आप देखोगे कि हर जगह ऐसे लोग देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप ऐसे लोगों की जो है बातों में ना आए, आप अपना मेहनत करते रहिए। आप 100, मैं कहता हूँ 100% नहीं, आप अपना 110% दीजिए, कोशिश करिए जितना अधिक से अधिक हो सकता है आप मेहनत करिए। और जिस दिन आप सफल हो जाएंगे ना, तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिस दिन आप सफल होंगे आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जो आपकी कामयाबी होगी वो अपने आप बोलेगी, ठीक है। और जो आपकी बुराई करते थे ना, वही आपके आगे पीछे घूमेंगे, ठीक है। और मैं कहता हूं कि अगर इन सब झमेलों से निकलना है, इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना है, और आप जो है अपना मेहनत करते रहिए, आप अपना 110% दीजिए, आप जी जान से अपनी मेहनत करिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। और यूट्यूब पे जो है @गौरव के मिश्रा 95 के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको ये जो है चैनल मिल जाएगा। तो हम लोग डेली एक वीडियो डाल रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि और अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। हो सकता है कि संडे को हम लोग कोई स्पेशल एक क्लास बना दें, संडे के दिन एक स्पेशल क्लास भी शुरू करेंगे। स्टार्टिंग से शुरू करेंगे संसद के बारे में, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जो जितने भी कोर्ट्स हैं, राष्ट्रपति के बारे में उनकी शक्तियां, उपराष्ट्रपति उनकी शक्तियां, प्रधानमंत्री उनका मंत्रिमंडल, इस तरीके से हम कोई भी एक विशेष वीडियो बना सकते हैं। अच्छी सी वीडियो आपके लिए लेकर हम लोग आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में लगे रहिए। गर्मी बहुत ज्यादा हो रखी है तो अपनी सेहत का खास तौर से ध्यान रखिए, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तो दिमाग अच्छा काम करेगा, ठीक है। इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, फिर हाजिर होते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।